हेलो सर, आप दोनों सामने वाले केबिन में बैठें। हम अभी मैडम को भेजते हैं। कहते हुए मिस्टर शर्मा केबिन से बाहर निकल गए और विशाल और माधव को वहीं बैठा दिया। कुछ 10 मिनट के बाद केबिन का गेट खुला और एक लड़की अंदर आई। ब्लैक टॉप और ब्लू जींस में गजब की लग रही थी, जिसे देखते ही माधव चौंक गया और खड़ा हो गया। प्लीज बी सीटेड मिस्टर शाह। उसकी बात सुनते ही माधव बैठ गया और उस लड़की ने मीटिंग शुरू की। उसका ध्यान केवल मीटिंग पर था, पर विशाल और माधव केवल उसे ही देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की ने मीटिंग खत्म कर दी और खुद केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाते ही माधव और विशाल एक दूसरे को देख रहे थे, पर कुछ कहा नहीं और सीधा घर के लिए निकल गए। घर आते ही माधव ने सबको इग्नोर किया और सीधा अपने रूम में चला गया। उसे इस तरह जाते देख हॉल में बैठी उसकी माँ और अपनी भाभी ने विशाल की ओर देखा। विशाल उनसे नजरें नहीं मिला पाया और सिर्फ इतना कहा, भाभी मिले आज हमें। वही दूसरी ओर वही लड़की तेजी से कार चलाते हुए अपने घर गई और सीधा सोफे पर बैठ गई। उसे इस तरह से बैठे देख सिया आई और पूछा, क्या हुआ दी, हमें वो दोनों मिले आज। कहते हुए रहना रो दी। उसकी बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ बोली नहीं और सीधा रैना के गले लग गई। काफी टाइम तक वैसे ही रहने के बाद सिया उठी और बोली, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, उठिए आप और मुंह साफ कर लें। कुछ ही समय बाद घर की बेल बजी तो सिया ने गेट खोला और अपने सामने 3 नन्हे शैतानों को देखा। उन्हें देखते ही वो उनसे गले मिल ली और उन्हें घर में ले आई। दो प्यारी ट्विंस लड़कियां और एक प्यारा सा लड़का, अनाया और आयात, आते ही अपनी माँ से लिपट गए। उन्हें देखते ही रेहान जोर से भागा और उन्हें धक्का देने लगा। साइड हो जाओ दोनों, मौसी मेरे हैं। बच्चों को ऐसा करते देख सिया और रैना दोनों मुस्कुरा दिए। चलो उठो तीनों, दी को चेंज करने दो और तुम भी करो, सिया ने कहा। ओके माँ कहते हुए रेहान रूम में चला गया। सिया उसे जाते हुए देख रही थी। तभी रैना बोली, बिल्कुल बिट्टू जैसा है, अपनी मासी पर अधिकार कर लिया तुरंत। उसके बोलते ही सिया रुकी, पर फिर किचन में चली गई। शाह हाउस शाम हो गई थी, पर माधव अभी तक नीचे नहीं आया, न ही किसी की हिम्मत हुई उसे बुलाने की। शाह हाउस मिस्टर धनराज शाह का था। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं और साथ ही में उनकी पत्नी रहती थी। बड़ा बेटा विकास डॉक्टर था और मिस्टर शाह ने उसे एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिया था। विकास की पत्नी अवनी और 2 बेटे यश और अक्षत थे। बीच का बेटा माधव था, जो शाह होटल देखता था। वहीं विशाल शाह मॉल को राखी और रक्षा दोनों मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं। डाइनिंग टेबल पर मिस्टर शाह आए और विशाल की ओर देखा। आज व्यास जी के यहाँ मीटिंग में गए थे, क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने बोला, पूरी टेबल पर शांति हो गई और विशाल बोला, पापा डील हो गई है। ओके गुड। मिस्टर शाह ने मिसेस शाह की ओर देखा और कहा, लगता है आपके बेटे को घर का खाना भी नहीं पसंद। इससे पहले कि मिसेस शाह कुछ कहती, विशाल बोल पड़ा, पापा वो आज ब्यास के यहाँ मीटिंग में भाभी मिले थे। कौन सी भाभी? मिस्टर शाह ने कहा। तो सब शांत हो गए और विशाल उठकर चला गया। माधव अपने रूम में बैठे हुए रैना की तस्वीर को देख रहा था। तभी गेट पर नॉक हुआ। माधव ने गेट खोला तो सामने विशाल था। भाई खाना खा लें आप, मेरा मन नहीं है, कहते हुए माधव अपने बेड पर बैठ गया और उसके पास ही आकर विशाल भी। थोड़ी देर बाद अवनी उनके रूम में आई और खाना रखा। आप दोनों कुछ खा लें प्लीज, अवनी बोली। भाभी ने हमें देखा ही नहीं, कहते हुए विशाल जोर से रो दिया और उसे देखकर अवनी भी रो दी। अभी तो केवल रैना ने नाराजगी दिखाई है। अगर सिया मिल गई तो सोचते ही अवनी डर गई, पर उसने विशाल को चुप करवाया और खुद दोनों को खाना खिलाने लगी। भाभी वो हमसे खूब नाराज हैं, माधव ने कहा। हम मना लेंगे देखना, अवनी ने कहा। विशाल, नहीं भाभी, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, वो बदल गए हैं। अवनी, तो हम भी कहाँ पहले जैसे हैं, देखना इस बार ना दोनों को खूब प्यार करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगी। यस भाभी, माधव और विशाल बोले। अवनी ने उन दोनों को समझाया, पर उसे पता था ये इतना आसान नहीं है। अवनी अपने रूम में आ गई तो विकास काम कर रहा था। अवनी को देखते ही वो बोल पड़ा, अपने पापों को मिटाने की प्लानिंग कर ली तीनों ने, या अभी भी कुछ रह गया है करना उनके खिलाफ? ये सब सुनकर अवनी कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखें नम हो गईं। सिया और रैना दोनों ही मिस्टर व्यास की कंपनी में काम करती थीं।
सिया अकाउंट मैनेजर थी, वहीं रैना मैनेजिंग डायरेक्टर थी। दोनों ही अपने काम में बहुत अच्छी थीं और सबसे अच्छे से बात करती थीं। मिस्टर व्यास का बेटा सिद्धार्थ उस कंपनी का सीईओ था, जो उन दोनों को अपनी बहन से भी ज्यादा मानता था। रैना और सिया भी उसे अपना भाई मानती थीं। रैना शांत विचारों वाली थी, वहीं सिया थोड़ी तेज स्वभाव वाली। अपने तीनों बच्चों को स्कूल छोड़कर सिया और रैना दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। सिया अकाउंट का काम देखने के कारण कम ही ऑफिस जाती थी। उसका ज्यादा काम घर पर कंप्यूटर से ही हो जाता। बस केवल सैटरडे को ही जाती थी, पर रैना को संडे के अलावा कभी ऑफ नहीं मिलता था। आज जैसे ही दोनों ऑफिस में पहुंचे, उन्हें मिस्टर शर्मा मिले। गुड मॉर्निंग मैम, मिस्टर शर्मा ने कहा। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। मैम, वो आपको व्यास सर ने अपने केबिन में बुलाया है। ओके मिस्टर शर्मा, हम जाते हैं। कहते हुए दोनों बहनें मिस्टर व्यास के केबिन में चली गईं। गुड मॉर्निंग सर, आज आप ऑफिस कैसे आए? सिद्धार्थ कहाँ है? पहले तुम दोनों बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। कहते हुए दोनों बहनें बैठ गईं। मिस्टर व्यास ने कहा, आज सिद्धार्थ के लिए एक रिश्ता आया है, इसीलिए वह आज ऑफिस नहीं आया। आज शाम को ही लड़की वाले हमारे घर पर आने वाले हैं, इसलिए तुम दोनों उन तीनों नटखट के साथ आज शाम को डिनर मेरे घर पर ही करना। पर सर, हम कैसे? कहते हुए रैना खड़ी हुई। अरे तुम दोनों तनु से कम थोड़ी हो मेरे लिए। मेरी बेटी जैसी हो और सिद्धार्थ की बहन हो, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। और वैसे भी तुम्हारी आंटी से ज्यादा काम नहीं होता और राशि अभी ज्यादा वर्कलोड नहीं ले सकती, तो इसलिए तुम दोनों आज थोड़ी जिम्मेदार बेटियों की तरह जल्दी से घर आ जाना, ठीक है? ओके सर। दोनों ने हाँ मिलाई और अपने अपने केबिन में चली गईं। शाम को रैना और सिया दोनों ही अच्छे से तैयार हुईं और तीनों बच्चों के साथ मिस्टर व्यास के घर की ओर निकल गईं। मिस्टर व्यास ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। मिस्टर व्यास अपनी पत्नी, बेटी के दो बेटों के साथ रहते थे। आज उनके छोटे बेटे सिद्धार्थ के लिए रिश्ता आया था, जो उनके दोस्त की बेटी का था। उनका बड़ा बेटा उनका ही बिजनेस देखता था। उसकी पत्नी राशि अभी 6 मंथ प्रेगनेंसी में थी। रैना और सिया दोनों जल्दी से आकर राशि को किचन से हटाती हैं और खुद काम में लग जाती हैं। थोड़ी ही देर में घर के बाहर गाड़ी की आवाज आती है, जिसमें से लड़की वाले निकलते हैं और आकर डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। लड़की का पूरा परिवार सिद्धार्थ के यहाँ आया था। काम करने वाली सगुन आंटी ने जल्दी से आकर सिया और रैना को पानी देने के लिए कहा। रैना और सिया पानी सगुन आंटी के साथ भेजने के बाद चाय और नाश्ते की प्लेट को हॉल में ले जाने लगी। तभी अचानक रैना की नज़र सामने बैठे माधव पर पड़ी और उसे ये समझते बिल्कुल देरी न लगी, ये रिश्ता रक्षा का था। उसने अपने कदमों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक न सकी। उसे देखते ही मिस्टर शाह का पूरा परिवार एक बार को चौंक गया, पर मिस्टर व्यास के परिवार के सामने सबने चुप रहना ही सही समझा। विशाल हाथ में प्लेट ली हुई सिया को एक टक देखे जा रहा था और ये बात सिद्धार्थ ने सबसे पहले नोटिस की और मन ही मन सोचने लगा, कैसा इंसान है, लड़की देखी नहीं कि घूरना शुरू कर दिया। ये भी नहीं सोचता कि अपनी बहन के रिश्ते के लिए आया है। इसके बाद सिया और रैना सबको नाश्ता देती हैं और सबको बातें करते हुए छोड़कर किचन की ओर चली जाती हैं, क्योंकि उन दोनों के आंसू और उनका साथ नहीं दे रहे थे। उनके जाते ही मिसेस शाह मिसेस व्यास से कहती हैं कि अब तो आपके घर में भी खुशखबरी आने वाली है, तो आपको बहुत बधाई हो। बच्चे का काम बहुत ही ज्यादा होता है, पूरे दिन उनके आगे पीछे लगे रहना होता है। कहते हुए मिसेस शाह राशि की ओर देखा। उनके देखते ही राशि ने ही कहा, अरे नहीं, मेरे तो पहले से ही 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप मिलना चाहेंगे उनसे? तो मिसेस शाह ने उनकी ओर आश्चर्य से देखकर कहा, शिखर ने तो बताया था कि ये तुम्हारी पहली डिलीवरी है। अरे हाँ, डिलीवरी तो मेरी पहली है, पर इससे पहले हमारे घर में 3 प्यारे प्यारे मेहमान ऑलरेडी हैं। आंटी देखिए, मैं लाती हूँ। और ये कहते हुए वह आयु, तनु और रेहान को सबके बीच ले आई। उन तीनों बच्चों को देखते ही सब बहुत सरप्राइज हुए, क्योंकि तीनों ही बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आयु और अनु ने बिल्कुल एक जैसी बॉर्बी जैसी फ्रॉक पहनी थी, जबकि रेहान ने प्यारा सा जीन्स टी शर्ट पहने हुआ था। बच्चों ने सबको हेलो कहा और मिस्टर व्यास के पास बैठ गए। इसके बाद मिसेस व्यास ने बताया कि ये दोनों बच्चियां रैना की हैं और ये सिया का बेटा है। तीनों ही 5 साल के हैं और इनके जिगर के टुकड़े हैं। मिसेस व्यास की बातें सुनकर सब और भी ज्यादा शौक रह गए, क्योंकि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को किसी दूसरे के आगे इस तरह देखकर उनकी आंखें भर आईं। विशाल का मन किया कि वह भाग कर जाए
और उन तीनों को अपने पास बैठा ले जो कब से मिस्टर व्यास और सिद्धार्थ के बीच बैठकर उनसे प्यारी प्यारी शैतानियां कर रहे थे। अनु और रेहान सबसे ज्यादा बदमाशी कर रहे थे, जबकि आयु शांति से बैठी थी और उन दोनों को भी चुप करवा रही थी। ये देखकर माधव को तुरंत ही रैना की याद आ गई कि वह कैसे विशाल और सिया को लड़ते हुए पल भर में चुप करवा लेती थी, पर उन सब में से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वहां उठकर बच्चों के पास जा सके। मिस्टर शाह और मिस्टर व्यास आपस में कुछ बातें की और सिद्धार्थ और रक्षा को भी कुछ समय के लिए बात करने दिया। इतने समय में रैना और सिया दोनों में से कोई भी किचन से बाहर नहीं आया, बल्कि सर्वेंट के साथ ही खाना और सब कुछ डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। मिस्टर व्यास और मिस्टर शाह दोनों ही इस बात को अच्छे से समझ रहे थे कि वह दोनों बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ आयु को, तनु यानी सिद्धार्थ की बहन रेहान को और राशि अनु को प्यार से बैठकर खाना खिला रही थी। उन्हें इस तरह से देख माधव, विशाल और अवनी तीनों ही बहुत जलन फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उन तीनों के साथ टाइम स्पेंड करना था। पर बच्चे उन तीनों की ओर देख भी नहीं रहे थे, क्योंकि वह सब लोग उनके लिए अजनबी थे और रैना और सिया ने उन्हें अजनबियों से बात करने से मना किया था। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने घर की ओर चले गए। माधव और विशाल की नजरें अभी भी रैना और सिया को ढूंढ रही थीं, पर दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। वहीं मिसेस शाह और रक्षा एक बारी को उनसे बात करना चाहती थीं, पर समय ही नहीं मिला। सब लोग घर पहुंच गए और अपने अपने कमरों में चले गए। पूरे रास्ते में से किसी ने किसी तरह की बात नहीं की। इसके बाद जैसे अवनी चेंज करके अपने कमरे में आई थी, विकास की ओर देखा और कहा, काश वह सब नहीं होता तो आज अनु और आयु हमारे साथ होते और मैं उन्हें इतना प्यार करती। मेरी दोनों बेटियां आज इतनी प्यारी लग रही थी ना विकास। ये सब देखते हुए विकास जोर से चिल्लाया, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? और कितने तरह के नाटक कर देती हो तुम। मेरी बेटियां? कौन सी बेटी? उन बेटियों की माँ के साथ तुमने क्या किया था, ये शायद तुम भूल नहीं सकती हो, और अगर भूल भी जाओ तो मैं तुम्हें नहीं भूलने दूंगा। ये कहते हुए विकास रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही अवनी जोर से रो दी और बेड पर लेट गई, और लेटे हुए उसे 6 साल पहले की वह सभी बातें याद आने लगी। 6 साल पहले, यार अब नहीं भाभी, पापा को बोलिए ना, मुझे नहीं करनी है ये शादी। हम लोग यहाँ शादी देखने आए थे, ना कि शादी करने। ये क्या मतलब हुआ? पापा हर जगह सिर्फ अपनी मनमानी क्यों करेंगे? ये क्या शर्त है कि मैं शादी करूं, वरना पापा मेरी पढ़ाई छुड़ा देंगे। अभी मैं केवल 21 साल का हूं। गवर्नमेंट ने 21 साल के बच्चे को शादी करने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब ये नहीं कि पापा हर समय अपनी मनमानी चलाएंगे। मुझे नहीं करनी है ये शादी। कहते हुए माधव बेड पर जोर से बैठ गया। उसके बैठते ही अवनी तुरंत उठी और कहा, देखो पापा जी के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, अगर पापा जी ने कुछ बोला है तो सोच समझ कर ही तो बोला होगा। पर मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है। पापा जी हमें ये कहकर लाए थे कि उनकी फ्रेंड की बेटी की शादी है, और यहाँ आकर अचानक तुम्हारी शादी की बात हो गई। जबकि एक दिन में ये तो अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी मैं उनसे बात करूंगी। ये कहते हुए अवनी रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही उसकी सासू माँ ने उसे रास्ते में रोका और कहा, मुझे तो इनकी बातें कुछ समझ में नहीं आती। आज अचानक मेरे बेटे को इस तरह सबके सामने मंडप में ले जाकर खड़ा कर दिया। ये किस तरह की जिद हुई कि शादी करो, वह भी आज के आज? अरे आज सुबह ही तो हम आए हैं शहर में। छोटा सा शहर है और न जाने लड़की कैसी है, कुछ जानते भी नहीं, माँ बाप भी नहीं है, और ऐसे अचानक से शादी। चाचा चाची हैं केवल, क्या पता लड़की में कोई बुराई हो, समझ ही नहीं रहे। मेरी बात को तुम और विकास बात करो ना उनसे। ओके मम्मी जी, देखते हैं। कहते हुए अवनी वहां से चली गई और जाकर विशाल से बात की। विशाल ने कहा, भाभी पापा किसी की भी नहीं मानेंगे। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पापा ने कहा कि अगर माधव ने मना किया तो वह मेरी शादी रैना के साथ करवा देंगे। और ये कहते हुए विशाल रूम से बाहर चला गया। जब अवनी को किसी तरह की उम्मीद नहीं दिखी तो वह चुप हो गई, और कुछ ही समय बाद माधव और रैना की शादी हो गई और रैना उन सब के साथ अहमदाबाद आ गई। रैना गुजरात के एक छोटे से गांव की लड़की थी। माँ पिता नहीं थे और मास्टर साहब के दोस्त की बेटी थी। रैना के पापा की डेथ हो जाने के बाद चाचा चाची ने उनकी सारी संपत्ति को बेच दिया था और रैना को भी किसी
शराबी और गंदे आदमी के साथ रखने का पूरा सोच लिया था। इसके बाद मिस्टर शाह को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही रैना को अपने घर लाने की सोची, पर उसके चाचा ने कहा कि वह रैना को ऐसे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि उनका रैना के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो तुरंत ही मिस्टर शाह ने कहा कि वह सुबह बारात लेकर आ रहे हैं अपने बेटे माधव की और रैना को अपनी बहू बनाकर घर ले आएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनके जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। मिस्टर शाह रैना को अपनी बहू बनाकर घर तो ले आए थे, पर उन्हें पता था कि माधव और घर के सभी बाकी सदस्य इस बात के लिए कभी खुश नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने रैना और माधव को कुछ समय देने का सोचा। और अभी वैसे भी रैना केवल 19 साल की थी, इसलिए उसे घर गृहस्थी में उलझाना उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि रैना को माधव और विशाल के कॉलेज में ही एडमिशन दिला दिया जाए और पढ़ने दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ माधव पूरी तरह से तैयार था कि वह रैना को परेशान कर सके, जिससे रैना घर छोड़कर अपने आप ही चली जाए। घर आने के बाद मिसेस शाह ने मिस्टर शाह से बात की और पूछा कि इतनी जल्दबाजी में शादी करने का क्या मतलब है। तो मिस्टर शाह ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि अगर भविष्य में कभी माधव और रैना एक साथ नहीं रहना चाहेंगे तो वह खुद उनका डिवोर्स करवा देंगे और रैना की दूसरी शादी भी। पर अभी रैना को सुरक्षित करने का केवल एक ही जरिया उनके पास था। ये सब सुनकर मिसेस शाह भी रैना को अपनाने के लिए तैयार हो गईं। पर मिस्टर शाह ने उनसे कहा कि ये सब बात बच्चों को ना पता चले, क्योंकि अगर उन्होंने रैना को कुछ भी सच बताया तो वह यहाँ नहीं रहेगी। मुझे पता है मेरे दोस्त की बेटी मेरे दोस्त की तरह ही खुददार है, तो ये बात हमें घर में सबसे छुपानी होगी, अवनी से भी, क्योंकि वह अपने दोनों देवरों से सबसे ज्यादा प्यार करती है और उन्हें कुछ बताए बिना नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ रहना नए घर और नए माहौल में अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ उसकी हम उम्र कोई नहीं था, केवल रक्षा थी जो उससे 4 साल छोटी थी। वहीं राखी उससे 6 साल छोटी थी और अपने भाइयों के साथ वह दोनों भी उससे बात नहीं कर रही थी। सभी को घर आए हुए 5 से 6 दिन हो गए थे और इन दिनों विशाल और माधव ने घर पर अवनी के अलावा किसी से भी बात नहीं की थी। वहीं रैना केवल रूम में ही रहती थी। धीरे धीरे मिसेस साहब उससे बातें करने लगी। ये विशाल और माधव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अपनी माँ और पापा से बहुत नाराज थे। तभी अचानक एक दिन खाने की टेबल पर जब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे तो मिस्टर शाह ने कहा कि कल से रैना विशाल माधव के कॉलेज में जाएगी। उसका 12 भी पूरा हो चुका है और अब वह कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाने वाली है। वहीं विशाल और माधव कॉलेज के आखिरी साल में थे। जब रैना ने कॉलेज जाने की बात माधव ने सुनी तो वह पूरी तरह से गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे लगा कि कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि एक तो इतनी कम उम्र में उसकी शादी हो गई और वह भी इतनी सिंपल सी लड़की के साथ। उसे तो ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद थीं। रैना को देखकर उसके दोस्तों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सोचकर ही माधव डर गया। पापा आप इसे बेशक कॉलेज भेज दें, पर ये वहाँ मेरी पत्नी बनकर बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप इसे अपनी कोई दूर की रिश्तेदार बता दीजिएगा। माधव बोला, हाँ ठीक है, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि इतनी समझदार बच्ची का तुम दोनों बेवकूफ के साथ कोई रिश्ता उन कॉलेज वालों को पता चले, मिस्टर शाह ने कहा। इसके बाद में मिस्टर शाह खाने की टेबल से उठे और अपने रूम में चले गए। उनके जाने के बाद माधव रैना की तरफ गुस्से से देखा और बोला, कॉलेज में मेरे या विशाल के आसपास में भटकने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी कुछ भी बताया तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती हो, समझ गई ना। रैना ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं विकास नाइट ड्यूटी के कारण अपने हॉस्पिटल की ओर चला गया। थोड़ी देर में अवनी के रूम का गेट किसी ने खटखटाया तो उसने गेट खोला और सामने विशाल और माधव को देखा। उसके कुछ बोलने से पहले ही वह दोनों उस पर टूट पड़े। अरे यार भाभी, अब तो आप कुछ कीजिए, वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, समझ में आता है, पर यहाँ यहाँ ये लड़की मेरे कॉलेज तक पहुँच गई है। अब इससे ज़्यादा हम इसे सहन नहीं कर सकते हैं। आप प्लीज़ कुछ कीजिए ताकि हम उसे इस घर से जल्दी बाहर निकाल सकें। माधव और विशाल एक साथ चीखे। अवनी ने कहा, ठीक है, हम अपनी प्लानिंग कल से ही शुरू करेंगे। मिशन रैना भगाओ, ठीक है। अपने दोनों देवरों से बोलने के बाद और अवनी चुपचाप यश को लेकर तो सो गई और सोचने लगी कि विशाल और माधव की हेल्प कैसे की जाए। और वहीं रैना
कॉलेज जाने की बात सोचकर ही खुश हो रही थी। उसे विशाल या माधव से कोई मतलब ही नहीं था। उसे बस पढ़ लिख कर कुछ बनना था, बाकी उसने कुछ सोचा ही नहीं था। दूसरे दिन रैना जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। उसने पिंक कलर की प्यारी सी कुर्ती पहन रखी थी और साथ में दुपट्टा भी ले लिया था। मिसेस शाह ने उसे मंगलसूत्र सिंदूर लगाने के लिए भी मना कर दिया था और उसने उनकी ये बात भी मान ली थी। इसके बाद रैना विकास के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद अवनी ने विशाल और माधव को कुछ कहा, जिसे सुनकर वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी कॉलेज चले गए। रैना के कॉलेज पहुंचने के बाद वह प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ गई ताकि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जमा करवा सके। वहीं माधव और विशाल अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए लग गए। कॉलेज काफी बड़ा था और रैना ऐसे कॉलेज में पहली बार आई थी, इसलिए उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी अचानक पीछे से विशाल ने उसे थपथपाया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। रैना, वो प्रिंसिपल सर का ऑफिस ढूंढ रही हूँ। विशाल, अरे तुम गलत रास्ते पर आई हो। प्रिंसिपल सर का ऑफिस इधर नहीं, बैक साइड में है। वो क्या है ना, सर को शांति ज्यादा पसंद है, इसलिए। थैंक यू, रैना ने कहा। उसके थैंक यू को सुनकर पीछे खड़े माधव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। रैना कॉलेज के बैक साइड में चली गई तो वहां उसे स्टोर रूम के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। इससे पहले कि रैना मुड़ती, उसे किसी ने जोरदार धक्का दिया। स्टोर रूम का गेट बंद कर दिया। काफी देर तक रैना गेट बजाती रही, पर किसी ने गेट नहीं खोला और रैना वहीं बेहोश हो गई। दूसरी तरफ विशाल और माधव को आजादी मिल गई थी कि वह कॉलेज में आराम से घूम सके। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि स्टोर रूम में रैना के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वह दोनों अपना कॉलेज पूरा करके घर आ गए थे। वहीं रैना अभी तक घर नहीं आई थी। विकास ने कॉलेज में पता किया तो बताया कि आज कॉलेज में ही रैना की अटेंडेंस ही नहीं लगी है, केवल एडमिशन ही हुआ है और पूरे कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इसके बाद मिस्टर शाह और विकास बहुत डर गए। उन्हें लगा कि रैना के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। वह दोनों सीधा कॉलेज की तरफ चले गए। वहीं अवनी भागते हुए विशाल और माधव के रूम में गई और बोली, तुम दोनों ने उसे बंद करने के बाद वापस स्टोर रूम खोला नहीं था क्या? नहीं भाभी, उसकी क्या जरूरत थी? माधव ने बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमें उसे परेशान करना है, ना कि उसे मारना है। वह लड़की अगर मर गई स्टोर रूम में तो सीधा नाम तुम्हारा आएगा, अवनी ने कहा। इसके बाद वो सीधा हॉल में चली गई। मिस्टर शाह और विकास कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल सर को बुलाया, जो कि विकास के फ्रेंड के ही पापा थे। उन्होंने सीसीटीवी को चेक करवाया, जिसमें साफ पता चल रहा था कि रैना स्टोर रूम की तरफ जा रही है। बाकी के 2 फ्लोर के कैमरे पूरी तरह से खराब थे, जिससे विशाल और माधव बच गए थे। विकास स्टोर रूम की तरफ गया तो उसने रैना को बेहोश पाया। वह उसे जल्दी से उठाकर अपनी गाड़ी में ले आया और सीधा हॉस्पिटल की ओर गाड़ी घुमा दी। विकास के हॉस्पिटल में रैना को 2 दिन के लिए रखा गया। इसके बाद रैना घर आ गई, पर मिस्टर शाह को ये सब पता चल गया कि ये कारनामा किसने किया है। उन्होंने मिसेस शाह से इस बारे में भी बात की, पर उन्होंने दोनों बच्चों के खिलाफ कुछ भी करने को मना कर दिया। और इसके बाद तो विशाल और माधव को खुली छूट मिल गई थी कि वह रैना को परेशान कर सकें, और इसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने 4 महीने तक रैना को हर तरह से परेशान किया, कभी उसके असाइनमेंट को गायब करके, तो कभी मंथली टेस्ट के दौरान उसकी कॉपी के बीच में चीटिंग स्लिप रखकर। घर पर भी अवनी उसके बनाए खाने में कुछ न कुछ मिला देती या उसके कपड़ों को बिगाड़ देती, जिससे वह विशाल और माधव की मदद कर सके। रैना को इन सब का पता होते हुए भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि वह इन सब हरकतों से इतनी परेशान नहीं होगी जितना कि इस घर को छोड़कर जाने के बाद हो। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रैना ने ही मिस्टर शाह से कहा। हाँ बोलो बेटा, वैसे भी तुम कुछ बोलती ही कहाँ हो। मिस्टर शाह को लगा कि रैना विशाल और माधव की शिकायत अब तो पक्का ही करेगी। पापा, वो मेरी एक दोस्त है जो मेरे साथ संभव अनाथालय में रहती थी, और अभी उसके भी एग्जाम हैं और उसके एग्जाम यहीं इसी यूनिवर्सिटी में लगेंगे, तो क्या वह कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रह सकती है? रैना ने कहा। मिस्टर शाह की सोच पर एक बार फिर से विराम लग गया, क्योंकि रैना ने पूरी बात ही बदल दी थी। उन्होंने सोचा कि अगर रैना की दोस्त को यहाँ रहने देंगे तो उसका मन लगा रहेगा और वह खुश भी रहेगी। ये सोचकर उन्होंने रैना को हाँ कर दी और रैना इस बात से बहुत खुश हुई। रैना की ये खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी, और ये बात माधव ने खाने की टेबल पर सबसे पहले नोटिस की। सबके जाने के बाद माधव ने अवनी से पूछा कि इसे क्या हुआ है।
आज बहुत चहक रही है। तो अवनी ने विशाल और माधव को बताया कि इसकी दोस्त आ रही है और कुछ महीनों तक हमारे साथ रहने वाली है। ये सुनकर विशाल और माधव दोनों हैरान हो गए, क्योंकि अब उन्हें रैना को परेशान करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। खैर, वो दिन भी आ गया जब सिया रैना के साथ उसके घर में रहने आ गई। रैना सिया के आने के बाद बहुत खुश थी। दोनों ही अपने एग्जाम को लेकर बातें करती रहती थीं और पढ़ती रहती थीं। इस बीच में विशाल और माधव को कोई मौका नहीं मिला कि रैना को परेशान कर सके, और अवनी ने भी उन्हें मना किया था, क्योंकि सिया अपने तेज स्वभाव के कारण उन्हें मुश्किल में डाल सकती थी। रैना और सिया के फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके थे और सिया के वापस जाने का समय भी आ गया था। पर मिस्टर शाह ने सोचा कि अगर सिया के रहते ये दोनों इस बच्चे को परेशान नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना सिया को हमेशा के लिए यहीं रख लिया जाए। उन्होंने संभव अनाथालय के ट्रस्टी से बात की और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए, जिसके तहत जब तक सिया अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती है, वह मिस्टर शाह के देखरेख में रहेगी। ये बात सुनकर रैना की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई। तो वहीं विशाल और माधव के तो तोते उड़ चुके थे। भाभी का हम क्या करेंगे? विशाल ने अवनी से कहा। हाँ, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अब तो हम रैना को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिया बहुत ही तेज है। इसके लिए हमें अपनी प्लानिंग में कुछ चेंज करनी होगी। अवनी बोली, यार कैसे भी चेंज करो, पर इस मुसीबत को इस घर से जल्दी बाहर निकालो। माधव ने कहा, वह मैं सोचती हूँ, फिलहाल तो तुम अपने फेयरवेल की तैयारी करो। नहीं भाभी, ये हमारा ऑफिशियल फेयरवेल नहीं है, क्योंकि हम अपने फाइनल ईयर के बाद पीजी की पढ़ाई भी इसी कॉलेज से करने वाले हैं, इसलिए हमें बस उस पार्टी के छोटे तरीके से ही अटेंड करना होगा, विशाल ने कहा। अवनी के जाने के बाद विशाल ने अपने वार्डरोब को खंगालना शुरू किया और उसमें से सबसे अच्छा ड्रेस अपने लिए सेलेक्ट किया और रेडी हो गया। तब तक विशाल भी तैयार हो चुका था। चलें भाई, विशाल ने कहा। नहीं, तू जा, मैं इस पार्टी में नहीं आने वाला हूँ, माधव बोला। तो आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? वो मेरी आज यासी के साथ डेट है। क्या बात कर रहे हो भाई? यासी हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, और उसके साथ आपकी डेट? वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन, एंजॉय योर डेट, कहते हुए विशाल चला गया और माधव यासी के साथ डेट पर निकल गया। दूसरे दिन अवनी ने विशाल और माधव को अपना प्लान समझाया। तो हमारा नया प्लान ये है कि विशाल को सिया के साथ दोस्ती करनी होगी। झूठी सही, मगर सिया कहीं और बिजी हो जाती है, तो हम रैना को आसानी से परेशान कर सकते हैं। नहीं भाभी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। उस मिडिल क्लास लड़की से दोस्ती, मैं अपने स्टैंडर्ड को इतना नीचे तो नहीं गिरा सकता हूँ। तो फिर ठीक है, मत करो उससे दोस्ती और भुगतते रहना रैना को। इस घर में मुझे उससे कोई मतलब नहीं होगा, और वैसे भी मैं इन लड़कियों को क्यों परेशान करूं? वह तो मेरी मदद ही करती हैं। जब विशाल और माधव को अवनी का झुकाव बदलते हुए देखा, तो उन्होंने अवनी के इस प्लान में उसका साथ देने की हामी भर दी। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया और विशाल और सिया की दोस्ती हो गई। इस बीच विशाल ने रैना से भी गहरी दोस्ती कर ली थी। वह तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। बाहर से देखने पर सबको यही लगता था कि विशाल ने रैना को अपना लिया है और धीरे धीरे माधव भी उसे अपना लेगा, पर उनकी प्लानिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। विशाल और सिया अक्सर बाहर घूमने जाते, एक दूसरे के साथ कॉफी शॉप में जाते, शॉपिंग करने जाते और मूवीज भी देखने। इस बीच अवनी और माधव एक भी मौका नहीं छोड़ते थे कि जब रैना अकेली हो और वह उसको परेशान कर सकें। एक बार तो माधव ने रैना को घर ले जाने के बहाने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था और खुद उसके सामने यासी को लेकर घूमने चला गया। ऐसे कई मौके थे जब रैना ने यासी को माधव के साथ देखा और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर फिर भी उसने माधव से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे इन सब बातों को 2 साल बीत गए और रैना सिया फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके थे। उनका फेयरवेल आने वाला था और वह दोनों ही अपने फेयरवेल को लेकर बहुत उत्साहित थीं। फेयरवेल की पार्टी में सबने साड़ियां पहनी थीं और लड़कों ने फॉर्मल ड्रेसेस। आज रैना और सिया भी बहुत सुंदर लग रही थीं। विशाल खुद सिया को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था, पर उसे ये लगता था कि ये उसके प्लान का हिस्सा है। उसे खुद अपनी फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। वहीं सिया तो आज पार्टी के बाद विशाल को प्रपोज करने वाली थी।
पार्टी में जब सिया ने यासी को माधव के साथ देखा तो उसने अपने ही किसी दोस्त को माधव की पूरी सच्चाई बता दी, जो उनके ठीक पीछे खड़ी यासी ने अच्छे से सुन ली थी। और इस बात को लेकर यासी बहुत नाराज हुई। माधव, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे पापा की दोस्त की लड़की है, पर ये तो तुम्हारी वाइफ है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? यासी माधव पर चिल्लाते हुए बोली। यासी, तुम समझने की कोशिश करो, ये लड़की मेरी कुछ नहीं लगती है। वह शादी एक जबरदस्ती की शादी थी और मैं उसे नहीं मानता हूँ। माधव के बहुत समझाने के बाद भी यासी नहीं मानी और गुस्सा होकर चली गई। उसके जाने के कारण माधव खुद इतना गुस्सा हुआ कि उसने आज बहुत सी शराब पी ली। वहीं दूसरी ओर सिया और रैना घर की ओर चली गईं। सिया ने घर जाते ही विशाल को मैसेज किया कि वह छत पर आ जाए और विशाल चला भी गया। आई लव यू विशाल कहते हुए रैना विशाल के गले लग गई और सिया को इतना करीब देखकर विशाल भी खुद को रोक ना सका। और उस दिन उन दोनों के बीच वह सब कुछ हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर माधव ने गुस्से में रैना के रूम के गेट को जोरदार धक्का दिया। अंदर चला गया। तो तुम आज बहुत खुश होगी ना? पहले मेरे पापा को अपने अंडर में किया, फिर मम्मा को, और अब यासी को भी मुझसे दूर कर दिया। शराब के नशे में माधव रैना से खूब लड़े जा रहा था, पर रैना को बस इतना चाहिए था कि वह कैसे भी करके माधव को उसके रूम तक ले जाए। पर माधव बिल्कुल भी तैयार ना हुआ। वह रैना से बहुत समय तक बहस करता रहा। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। जब रैना से वह काबू में नहीं आ पाया तो उसने गुस्से में आकर पूरी शराब की बोतल पी ली। दोनों ही खूब नशे में थे और एक दूसरे के कब हुए उन्हें पता ही नहीं चला। ये रात इन चारों की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। सबसे सुहानी रात बीत चुकी थी और एक नई सुबह अपने नए आगाज के साथ इन चारों की जिंदगी में आ चुकी थी। जहां सिया सुबह जल्दी उठकर छत से अपने रूम में आती है तो देखती है कि रूम अंदर से लॉक है। इस वजह से वह रैना को परेशान नहीं करना चाहती है और बाहर गार्डन में चली जाती है। विशाल अभी भी छत पर ही रहता है और यही सोचता है कि कहीं कल उसने कुछ गलत तो नहीं किया। वहीं दूसरी ओर माधव रैना के पहले ही उठ जाता है और अपने पास रैना को देखकर हैरान रह जाता है। पर दूसरे ही पल वह केवल रैना को ही देखना चाहता है, उसे फिर से छूना चाहता था, एक बार को फिर उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था। इस एक रात ने उसके जज्बात को बदल दिया था। उसने धीरे से उसने रैना के गाल पर एक किस कर दी और मुस्कुरा दिया। काफी देर तक वो रैना को यूं ही देखता रहा। रैना को देखकर माधव यही सोचता है कि शायद अब उसे रैना को अपना लेना चाहिए, क्योंकि जो भी उन दोनों के बीच कल रात हुआ उसके बाद उसके मन में रैना के लिए काफी सारे बदलाव आ चुके थे। पर वह पहले अवनी से इस बारे में बात करना चाहता है। ये सोचकर माधव रैना के रूम से चला जाता है। कुछ समय बाद ही रैना जागती है तो उसे रात के बारे में सब याद आता है और उसे लगता है कि अब शायद माधव उसे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इन सब में रैना को अपनी गलती लगती है। इसके बाद रैना माधव से कुछ दूरी पर ही रहने लगी थी। वह अपने रूम से कम ही बाहर आती और माधव के सामने ना के बराबर ही आती। वहीं दूसरी ओर विशाल अब सिया से कम ही बात करता था। सिया को लगता था कि शायद विशाल इन सब बातों से घबरा रहा होगा, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते के लिए शायद उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। इस सब बातों को लगभग एक महीना हो जाता है, पर ना तो रैना ने माधव से और न ही विशाल सिया से किसी भी तरह की बात कर रहे थे। इसी बीच एक दिन सिया को अपनी तबीयत में थोड़ी सी खराबी लगी तो उसने अपने कुछ टेस्ट करवाए और अपने टेस्ट को देखकर सिया लगभग बेहोश होते ही बची, क्योंकि ये उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट थी जो पॉजिटिव आई थी। इन सब के बाद वह विशाल से बात करना चाहती थी। यो कैफे आज माधव ने यासी को बात करने के लिए बुलाया था, ताकि वो सब कुछ क्लियर करके रैना के साथ आगे बढ़ सके। यासी, आज मेरी याद कैसे आई? मिस्टर माधव, माधव वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यासी, हाँ बोलो ना। माधव, मेरी और रैना की शादी को 3 साल हो गए हैं, पर यकीन करो इन 3 साल में हमारा रिश्ता अजनबियों से कम नहीं था। मैं कभी उसे अपनी वाइफ नहीं मानना चाहता था और इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, और इसलिए तुमसे कुछ बात नहीं की और रिश्ता भी बनाया। पर अब शायद लगता है कि मैं गलत था। मैं रैना को अपनाना चाहता हूँ। ये सब माधव एक सांस में बोल गया, बिना कुछ सोचे। यासी, वैसे ज़्यादा जल्दी नहीं महसूस हुआ तुम्हें ये सब? 2 साल तक मेरे फीलिंग के साथ खेल करके अब तुम्हें सब गलत लग रहा है?
खैर अब कुछ कहना नहीं है, बस एक ही दुआ है कि इन 2 साल में जितना तुमने मुझे और रैना को दुख दिया है, भगवान उसके इंटरेस्ट सहित लौटाए। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर माधव। ये सब कहकर यासी कैफे से निकल गई। जिसे वहां आए विशाल ने देख लिया था। वो जल्दी से कैफे के अंदर गया और माधव को रोते हुए देखा। वह जल्दी से उसके पास गया और कहा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? और वह आसी इतने गुस्से में यहाँ से क्यों गई थी? क्या हुआ आप दोनों के बीच, बताइए मुझे। बी ब्रेकअप, कहते हुए माधव रोने लगा। उसकी बात को सुनकर विशाल को लगा कि ये सब रैना के कारण हुआ है और वह बिना माधव की पूरी बात सुने वो कैफे के बाहर निकलकर जल्दी से घर चला गया। घर जाते ही विशाल रैना और सिया के कमरे की ओर गया। जाते ही रैना को जोरदार चांटा लगा दिया। ये सब इतना तेजी से हुआ कि रैना और सिया को कुछ समझ ही नहीं आया। ये क्या कर रहे हो तुम विशाल? कहते हुए सिया जोर से चीखी। वही जो मुझे पहले कर देना चाहिए था, आज इसकी वजह से मेरे भाई इतने परेशान हैं। विशाल ने कहा, पर रैना ने किया क्या है? सिया ने पूछा। ये तो तुम इसी से पूछो, इसी के कारण आज यासी और भाई का ब्रेकअप हो गया और भाई इतना टूट गए हैं, रो रहे हैं, और तुम पूछ रही हो क्या हुआ? पर इसमें इसकी क्या गलती? रैना तो कभी माधव से बात भी नहीं करती थी। विशाल, सारी गलती तुम दोनों की है। तुम दोनों के कारण ही हम सबकी लाइफ खराब हो चुकी है। तुम दोनों यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? सिया, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम विशाल? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? विशाल, प्यार? कोई प्यार व्यार नहीं करता। वह सब तो एक नाटक था जो मैंने अपनी भाभी और माधव भाई के कहने पर किया था। पर तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की से प्यार कभी भी नहीं, और इस जन्म में तो कभी भी नहीं। रहना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना विशाल? तुम सिया से ये किस तरह की बातें कर रहे हो? गलती मेरी है तो सजा मुझे दो, सिया को नहीं। विशाल, प्लीज आप दोनों अपना ये नाटक बंद करें और इस घर से जल्द चले जाएं। सिया, आई एम प्रेग्नेंट। विशाल, विशाल, वाओ, इस घर में रुकने का एक नया प्लान बना लिया तुमने सिया। सिया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये रही मेरी रिपोर्ट्स, और अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो तो मैं अभी अंकल आंटी के पास चली जाती हूँ और उनसे सारा सच बता देती हूँ। विशाल, ठीक है जाओ, मैं भी देखता हूँ कौन अंकल आंटी तुम्हें अपनाते हैं, क्योंकि शादी से पहले ये सब करना तो वैसे भी हमारे समाज में ठीक नहीं माना जाता। और मैं मना कर दूंगा कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं, शायद अतुल का होगा, क्योंकि तुम कॉलेज में मुझसे ज़्यादा तो उसके साथ घूमती हो ना। ये सब कहते हुए विशाल जोर से हंसा और इन दोनों के रूम से निकला। निकलते निकलते एक बार फिर मुड़ा और कहा, 1 घंटे के अंदर तुम दोनों की शक्ल इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी गुस्से में हम अपनी सारी हदों को भूल जाते हैं, और यही शायद आज विशाल ने किया था। वो ये भूल चुका था कि रैना उसके भाई की पत्नी है और सिया उसका प्यार। वो बस अपने आप को सही साबित करना चाहता था और उसने वही किया। रैना, सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिया, हाँ बोलो ना दी। रैना, सिया, हमें ये घर छोड़कर अभी चलना चाहिए। सिया, पर अभी हम कहाँ जाएंगे, रात के 8 बजे हैं। रैना, मैंने तुमसे जितना कहा बस उतना करो, अपनी जरूरत का सामान पैक करो और चलो यहाँ से। इसके आगे एक शब्द और नहीं, क्योंकि इन 2 सालों में तुमने विशाल के साथ जितनी भी मनमानी की है मैंने तुम्हें नहीं रोका, पर अब अगर तुम्हें अपनी और इंसल्ट नहीं करवानी है तो चुपचाप मेरे साथ इस घर को छोड़कर चलो। सिया, ठीक है दी। रैना और सिया ने अपनी जरूरत का सामान पैक किया और घर से निकल गईं। मिस्टर शाह और मिसेस शाह दोनों ही रक्षा के एडमिशन के लिए उसके हॉस्टल में गए हुए थे, और अवनी और विकास अपने किसी दोस्त की पार्टी में। माधव अभी रेस्टोरेंट से वापस नहीं आया था, इस कारण घर पर किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात को 3 बजे के करीब माधव घर पर आया और सोचा कि वह सुबह अपनी मम्मी पापा से बात करेगा और रैना और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। वहीं दूसरी ओर रैना और सिया उस घर को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थीं। सुबह जब अवनी उठी तो उसने घर को कुछ खाली खाली सा महसूस किया। उसने देखा कि जल्दी उठने वाली रैना और सिया अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई हैं, तो वह उनके रूम की तरफ गई, पर रूम पूरा खाली था और सारा सामान वहां से हट चुका था। ये सब देखकर वो बहुत ही खुश हुई और जल्दी से विशाल और माधव के रूम की तरफ भागी। कॉन्ग्रेचुलेसन बॉयज, कहते हुए अवनी जोर से चीखी। उसकी चीख से विशाल और माधव दोनों ही उठ गए। माधव को समझ ही नहीं आ रहा था अवनी इतनी खुश क्यों है। तभी अवनी ने कहा कि माधव, तुम्हारा रास्ता क्लियर हो चुका है, वह दोनों घर को छोड़कर जा चुकी हैं। ये सब सुनकर माधव को बहुत ही हैरानी हुई और उसने अवनी से पूछा कि वह किसके बारे में बात कर रही है। अरे भाई, वह 2 मुसीबत है ना, रैना और सिया अब इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। माधव,
पर कहाँ भाभी? अबनी, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, उनके रूम खाली हैं। पर ये सब कैसे हुआ? माधव ने कहा। अबनी, मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। शायद वह दोनों समझ चुकी थीं, अब इस घर में उनको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है, इसलिए वह दोनों चली गईं। नहीं, ऐसे नहीं गईं, वह दोनों कहते हुए विशाल ने अवनी को रोका और पूरी सच्चाई बताई। पूरी बात सुनकर माधव के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कहाँ उसने अपनी और रैना की नई जिंदगी के बारे में सोचा था और कहाँ ये सब हो गया। वहीं दूसरी ओर अवनी ने विशाल को एक जोरदार चांटा लगाया और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वह लड़की प्रेग्नेंट थी और तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि उससे दोस्ती करो, पर एक हद में। ये कैसी हरकत कर दी तुमने विशाल? अब जाओ और उन्हें ढूंढ कर लाओ। उसके जाने से पहले माधव ने उन दोनों को अपनी सारी भावनाओं के बारे में बताया, जिसे सुनकर अवनी और विशाल पूरी तरह से हिल गए थे। विशाल को एहसास होने लगा कि उसने कल कितना गलत किया था। वह अपने सामने सिया को चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था और अपने पापा से उसके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता था। उसे चाहिए था कि कैसे भी सिया बस उसके सामने आ जाए, वह उससे माफी मांग लेगा। पर शायद अब उन दोनों ने ही काफी देर कर दी थी और उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। वहीं दूसरी ओर विकास जल्दी से घर आया और अवनी को आवाज दी। अवनी नीचे हॉल की तरफ गई और विकास से पूछा कि वह इतना शोर क्यों कर रहा है, तो विकास ने ही उसे अपनी गोद में ही उठा लिया और जोर जोर से घुमाने लगा। यू आर प्रेग्नेंट कहते हुए विकास अवनी को नीचे उतार देता है और कहता है कि ये रही तुम्हारी रिपोर्ट्स, और इसके साथ एक और खुशखबरी है जो मैं सभी घर वालों के आने पर ही दूंगा। इतनी ही देर में सभी घर वाले हॉल में इकट्ठा हो चुके थे, तो विकास ने बताया 2 दिन पहले ही रैना की तबीयत खराब होने के कारण वह हॉस्पिटल आई थी। मैंने उसकी कुछ रिपोर्ट्स की, ये रही उसकी रिपोर्ट, शी इज आल्सो प्रेग्नेंट। ये सब सुनकर माधव चौंक गया। अवनी ने माधव की ओर देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। शाम को जब मिस्टर एंड मिसेस साहब वापस आए तो अवनी ने हिम्मत के साथ उन्हें सारी सच्चाई बताई। माधव और विशाल किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। सब सच जानने के बाद भी मिस्टर शाह और मिसेस शाह ने किसी से कुछ नहीं कहा और अगले दिन सुबह ही बद्रीनाथ निकल गए। काफी कम ही अपने घर आते, आते भी तो तीनों में से किसी से बात नहीं करते। 3 मंथ तक ज्यादा डिप्रेशन के कारण अवनी का बच्चा नहीं रहा, पर विकास के हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस में आए बच्चे को विकास ने गोद ले लिया। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। यश के आने के बाद अवनी थोड़ी ठीक हुई, पर विशाल और माधव ने अपने को केवल काम में ही लगा लिया था। वो बस रैना और सिया को ढूंढना चाहते थे। फ्लैशबैक एंड। सब कुछ सोचते हुए अवनी लगातार रोए जा रही थी। आज सिया और रैना को देखकर उनसे माफी मांगना चाहती थी। रैना का घर, माधव और विशाल के पूरे परिवार को देखकर रैना और सिया बुरी तरह से टूट चुकी थीं। उन्हें लगता था कि शायद अब माधव और विशाल उन्हें फिर से परेशान करेंगे। इस कारण उन्होंने सोचा कि वह दोनों ही सिद्धार्थ के किसी भी शादी के कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगी। अगले दिन ऑफिस में सिद्धार्थ, रैना और सिया, आज तुम दोनों जल्दी ही ऑफिस से घर चले जाना, क्योंकि अब हमें रक्षा के घर जाना है। सिया, नहीं भाई, आप लोग सब जाइए, वहाँ हमारा क्या काम है। रैना, हाँ सिद्धार्थ, सिया सही कह रही है, तुम लोग जाओ, हमारे आने से वहाँ भीड़ भी बढ़ेगी। सिद्धार्थ, अरे ऐसे कैसे भीड़ बढ़ेगी? तुम अपने आप को भीड़ समझती हो क्या? तुम मेरे लिए तनु से भी बढ़कर हो, तो तुम कैसे नहीं होगी? अगर तुम दोनों नहीं आई तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, इट्स फाइनल। जब सिद्धार्थ के आगे अपनी बातें नहीं बनती दिखी तो रैना और सिया दोनों ही चुप हो गईं और घर की ओर चली गईं। सिया दी, हमें लगता है कि हमें बच्चों को यहीं आंसू आंटी के घर छोड़कर चले जाना चाहिए। वह 2 घंटों के लिए बच्चों का ध्यान रख लेंगी, क्योंकि वहां बच्चों को देखकर विशाल, माधव कैसे रिएक्ट करेंगे हमें नहीं पता, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बच्चों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। रैना, हाँ तुम सही कह रही हो, हम बच्चों को नहीं लेकर जाते हैं। रैना और सिया दोनों ही बच्चों को पड़ोस की आशा आंटी के पास छोड़कर ब्यास हाउस के लिए निकल जाती हैं। वहां जब राशि ने उन दोनों को अकेले ही देखा तो उसने अपनी गाड़ी को रैना और सिया के घर की ओर घुमा दिया। रैना, सिया, सिद्धार्थ और तनु मिस्टर ब्यास के साथ एक ही गाड़ी में जा रहे थे। उसकी गाड़ी शाह हाउस पहुंच चुकी थी।
वहीं राशि शिखर अभी तक नहीं आए थे। वह लोग उनका ही रास्ता देख रहे थे। जब काफी समय तक गाड़ी नहीं दिखी तो उन्होंने अंदर जाने का सोचा। वहीं दूसरी ओर विशाल और माधव आज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक बार फिर अपने बच्चों को देखने का मौका मिलने वाला था। पर जब उन्होंने रैना और सिया के साथ बच्चों को नहीं देखा तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मिस्टर शाह ने सभी लोगों का अच्छे से स्वागत किया और उन्हें अपना पूरा घर दिखाया। घर देखते वक्त रैना की नजरें केवल यासी को ही ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था शायद रिश्ता देखते वक्त यासी नहीं आई हो, पर यहाँ तो उसे होना ही चाहिए। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि माधव ने उसके अलावा किसी से शादी नहीं की थी। अवनी, राशि नहीं आई। सिद्धार्थ, नहीं भाभी, आने वाले हैं, शायद रास्ते में हैं। फोन नहीं लग रहा है, आते ही होंगे। अवनी को ये भी जानना था कि तीनों बच्चे क्यों नहीं आए, पर विकास के आगे उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। तभी राशि और शिखर तीनों बच्चों के साथ मेन गेट पर आते हुए दिखे। उन्हें देखकर विशाल और माधव बहुत खुश हुए, तो वहीं सिया और रैना को बड़ा झटका लगा। सिया स्नैक्स खा रही थी और वहां उसके गले में ही अटक गए। उसे जोर से खांसी आने लगी। ये देखकर विशाल घबरा गया और पानी लेकर उसके सामने गया। सिया ने पहले तो उसे देखा, पर फिर उसे नजरअंदाज कर अवनी को पूछा कि बाथरूम कहाँ है। अवनी ने उसे कहा, चलो मैं ले चलती हूँ, और दोनों ही बाथरूम की ओर चली गईं। उन्हें देखकर रैना मन ही मन सोचने लगी कि कहीं सिया कुछ गड़बड़ न कर दे। वहीं विशाल तुरंत ही उनके पीछे चला गया। अवनी ने जानबूझकर सिया को अपने रूम का बाथरूम इस्तेमाल करने को कहा और उसके बाथरूम में जाते ही खुद बाहर चली गई और विशाल को अंदर भेज दिया। विशाल वहीं रूम को लॉक कर उसकी चाबी अपने पास रख ली, क्योंकि उसे पता था कि अभी सिया घायल शेरनी बनी हुई है जो उस पर कभी भी हमला कर सकती है। सिया जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो उसने एक नज़र बेड पर देखा तो विशाल बैठा था। वो सीधा ही गेट की तरफ गई। जब गेट लॉक दिखा तो उसने विशाल से कहा, ये गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है। विशाल, चली जाना, पहले मुझसे बात तो कर लो, इतने सालों के बाद मिले हैं, कुछ बात भी नहीं करनी है क्या? सिया, क्या बात करनी है आपको मिस्टर, बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो सबके बीच नहीं हो सकती है? विशाल, आई एम सॉरी सिया, प्लीज एक बार माफ कर दो। सिया, आप किस लिए सॉरी बोल रहे हैं मिस्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मेरा बच्चा रो रहा होगा, वह अभी छोटा है, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। विशाल, वो मेरा भी बेटा है, मुझे उससे एक बार बात तो करवा दो प्लीज। सिया, कौन सा बेटा और क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या हम पहले कभी मिले हैं? विशाल, मुझे पता है तुम बहुत नाराज हो, पर मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दे सकती हो। सिया, कौन सी गलती, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी याददाश्त नहीं चली गई है, ये आप मुझे कोई और समझने की भूल कर रहे हैं। विशाल सिया के पास जाते ही, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दो ना यार। सिया, क्या, किस किस लिए माफी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी विशाल उसे अपने पास खींचते हुए कहता है कि मेरी गलतियां इतनी छोटी नहीं थी कि तुम उन्हें इतनी आसानी से भूल जाओ। सिया, सही कहा आपने मिस्टर विशाल, आपकी गलतियां भूलने लायक नहीं हैं, ना तो मैं उन्हें भूलूंगी और ना ही आपको कभी भूलने दूंगी। और रही बच्चे की, तुम्हें बता दूं कि तुम ही ने तो उसे अपना नहीं, अतुल का बच्चा कहा था, तो मेरे और अतुल के बच्चे से 17.5 फीट की दूरी पर ही रहना, वरना आगे क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। और अब तुरंत ही ये गेट खोलो, वरना तुम तो केवल लोगों के दिल और जज्बात तोड़ते हो। मैं तुम्हारे घर का गेट तोड़ने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगी। ये कहते हुए सिया गेट को जोर से खींचती है, कहीं गेट टूट ना जाए। इस डर से विशाल जल्दी से उठकर गेट को खोल देता है और सिया गेट उसके मुंह पर बंद करके बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाने पर अवनी और माधव दोनों ही अंदर आते हैं। विशाल का चेहरा देखकर दोनों को जोरदार हंसी आ जाती है। उन्हें हंसता हुआ देखकर विशाल इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मैंने कम से कम हिम्मत तो की, भाई की तरह तो नहीं कि भीगी बिल्ली बनकर बैठ गए। और वो बाहर चला जाता है। उसको जाता देख अवनी और माधव एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिया से बुरी तरह हारने के बाद विशाल चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया। वहीं दूसरी ओर रैना ने सिया को जब गुस्से से आते देखा, उसके पीछे ही विशाल को मुंह लटका करके आते हुए देखा, तो वह समझ गई कि क्या हुआ होगा, पर उसने उससे सबके सामने कुछ ना बोलने में ही भलाई समझी। आयु, माँ हमें वॉशरूम जाना है। अनु, हाँ माँ हमें भी। रक्षा, मेरे साथ चलिए, मैं ले जाती हूँ। रक्षा के कहते ही रैना दोनों बच्चों के साथ चली गई। उसके उठते ही विशाल ने माधव की ओर देखा और धीरे से कहा कि मेरे पर तो बड़ा हंस रहे थे, अब जाइए बात कीजिए भाभी से। माधव,
हाँ हाँ, जा रहा हूँ। और वैसे भी रैना तो बहुत ही सीधी है, जल्दी मान जाएगी। तू अपना देख, समझ में आया? कहते हुए माधव रैना के पीछे पीछे चला गया। सोफे पर बैठा सिद्धार्थ कब से यही सब सोच रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। पहले सिया के पीछे विशाल गया और अब रैना के पीछे माधव। सिद्धार्थ मन में इन दोनों भाइयों को थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आती क्या? मतलब इनकी बहन के रिश्ते की बात हो रही है और ये कब से मेरी बहनों पर लाइन मारे जा रहे हैं। हद होती है, लाज शर्म है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर रक्षा के कमरे में। रक्षा, कैसे हैं भाभी आप? रैना, तुम्हें कैसी दिख रही हूँ? रक्षा, भाभी आप नाराज हैं मुझसे? रैना, नहीं, तुमसे क्यों नाराज होंगी? तुमसे मेरा रिश्ता ही क्या है? रक्षा, प्लीज भाभी, ऐसा तो ना बोलें। इन सब में हमारी क्या गलती थी? हमें तो भैया ने ही मना किया था कि हम आप लोग से बात ना करें, वरना मैं और राखी दोनों ही आपसे बात करने के लिए तरसते थे, पर भैया की डांट से डरते थे। रैना, तुम्हारे भैया को तो मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल तो मुझे यहाँ सिद्धार्थ और तुम्हारे बारे में बात करनी है। तुम्हें सिद्धार्थ पसंद तो है ना? कहीं ऐसा हो कि फिर अपने भाई के डर से तुम सिद्धार्थ का भी दिल दुखाओ। रक्षा, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। रैना, ठीक है, वरना मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वह सब फिर से सिद्धार्थ के साथ हो। रक्षा, वैसे भाभी अनु आयु दोनों ही बहुत क्यूट हैं, पूरी आप पर गई हैं। रैना, हम तुम्हारे भाई नहीं आए ना मेरे आसपास, तभी, वरना उनकी तरह होती। रक्षा, भाई को बीच में ना लाया जाए तो ही ठीक है ना, ये हम दोनों की बात है। और वैसे भी वो तो एक नंबर के गधे हैं, आपको भी छोड़ दिया और यासी से भी कोई रिश्ता नहीं रखा। रैना, इसका मतलब कि कोई लड़की है? रक्षा, नहीं भाभी, भैया तो कब से आपका ही वेट कर रहे हैं। रैना, अच्छा हाँ, डिवोर्स पेपर पर जो साइन नहीं किए थे मैंने। बाहर खड़ा माधव कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था। एक बार को तो यकीन ही नहीं हुआ कि रैना रक्षा से बात कर रही है। वह कहाँ सीधी सी रैना को मनाने वाला था और कहाँ अब उसे रैना का एक नया ही रूप देखने को मिला। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह तुरंत ही रूम के गेट से ही लौट गया। कुछ दूरी पर खड़े अवनी और विशाल उसे ही घूर रहे थे। अवनी, कटवाए नाक। विशाल बड़ा कह रहे थे कि भाभी तो सीधे हैं, जल्दी मान जाएंगे। मैंने कम से कम बात तो की, ये तो सामने भी नहीं जा पाया। माधव, भाभी पूरा पेपर और सिलेबस था, कहाँ मैं छोटे छोटे सवालों की तैयारी करके गया था और कहाँ बड़ा सा सवाल आ गया पेपर में। उसकी बातें सुनकर विशाल और अवनी दोनों ही हंस दिए। उन दोनों को हंसता देख आयु और अनु, जो रैना के पीछे चल रही थी, रुक गईं और विशाल की ओर देखते हुए पूछा कि आप दोनों क्यों हंस रहे हैं? हमारा फेस कहीं से खराब तो नहीं हो गया ना? उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर वहां खड़े माधव को भी हंसी आ गई, पर उसने आयु को गोद में लेते हुए कहा कि नहीं नहीं, आप तो बहुत ही प्यारे हो। अनु ने पूछा, और मैं? आप उससे भी ज्यादा। अवनी ने उसे गोद में उठाया और एक जोर से किस कर दी। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। तभी मिस्टर शाह ने कहा, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, विशेषकर रैना और सिया से। उनकी बात सुनकर रैना और सिया डर गईं। उन्हें लगा कि शायद मिस्टर शाह विशाल की बातों पर यकीन करते हैं। मिस्टर शाह, रैना और सिया बेटा, तुम दोनों ये घर छोड़कर क्यों गई थी? रैना, पापा हमें तो जाना ही था, हम यहाँ कुछ समय के लिए ही आए थे। मिस्टर शाह, किसने कहा ये सब तुम्हें? सिया, अंकल वो। मिस्टर शाह उसके बोलने से पहले ही बोल पड़े, तुम मत कहो कुछ, तुमने तो हमें अपना समझा ही नहीं, तभी तो इस बेवकूफ की धमकियों से डरकर रैना को लेकर इस घर से चली गई। सिया, नहीं नहीं, हम नहीं गए थे, दी ने हमसे कहा था कि हमें चले जाना चाहिए। मिस्टर शाह, अच्छा तो ये सब रैना के दिमाग की करतूत है। रैना, नहीं पापा, वो विशाल ने कहा कि 1 घंटे में हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। ये कहते हुए रैना रो दी। जैसे तैसे मिस्टर और मिसेस शाह ने रैना को चुप करवाया और मिस्टर व्यास के परिवार को पूरी बात बताएं। उनकी बात सुनकर मिस्टर व्यास का परिवार हैरान रह गया। उन दोनों ने ही कभी इस बारे में नहीं बताया था और विशाल और माधव एक कोने में चुपचाप खड़े थे। सबसे पहले तो मिस्टर और मिसेस शाह ने तीनों बच्चों को गोद में लिया और उन्हें खूब सारा प्यार किया। फिर सिया के पास गए और उसके सर पर हाथ फेरा। उनके हाथ फेरते ही सिया टूट गई और उनके गले लगकर रोने लगी। सिया रोते हुए, अंकल आपके पीछे इन दोनों ने हमें बहुत परेशान किया, ये हमें बहुत ही तंग करते थे, हमें घर से भी निकाल दिया, रेहान को अपना बच्चा भी नहीं कहा। अब बताइए हम क्या करते? और तो और उन्होंने दी को जोर से थप्पड़ भी मारा था। सिया किसी छोटे बच्चे की तरह विशाल की शिकायत कर रही थी।
जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर साहब, कोई बात नहीं बेटा, अब जिन्होंने गलती की है उन्हें सजा तो मिलेगी, और तुम्हें तो तुरंत ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। इस बंदर को तो सबक मैं सिखाता, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जितना इन्होंने तुम्हें परेशान किया, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम करना। और हाँ, अभी ड्राइवर को भेजकर अपना सामान मंगवा लो। तुम दोनों यहीं रहोगे, तीनों बच्चों के साथ रहना। नहीं पापा, रहने दीजिए, हम हमारे घर पर ही ठीक हैं, और हमें किसी को कोई सबक नहीं सिखाना है। हम खुश हैं मिसेस शाह। पर बेटा, हम खुश नहीं हैं, इतने दिनों से यहाँ नहीं रह रहे हैं, और वैसे भी जो जैसा करता है उसे वापस वैसा ही मिलना चाहिए। ये देखते हुए उन्होंने माधव की ओर देखा। सिया, ओके पापा, हम यहीं रहेंगे, और बच्चे भी। उसकी बात सुनकर माधव, विशाल और रैना तीनों ही हैरान रह गए। विशाल समझ गया था कि सिया के खुराफाती दिमाग में कोई तो भयंकर वाला आइडिया आया है, पर ये उसके लिए कितना खतरनाक साबित होगा ये उसे नहीं पता था। वहीं सिया यही सोच रही थी कि अब वो अवनी, विशाल और माधव सिंह से पूरा बदला लेगी, उसे और रैना को परेशान करने का। सिया ने अपने मन में पूरा विचार कर लिया था कि अब वह विशाल, माधव और अवनी को सबक सिखाएगी और इसी घर में रहेगी। वहीं दूसरी ओर रैना इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। उसका कहना था कि हम अपनी दुनिया में बिल्कुल खुश हैं, और ऐसे किसी को जबरदस्ती प्यार का एहसास कराना था, परेशान करना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से तो हमें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। सिया, ना रहे कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बुरी तो बुरी सही, जब अच्छी थी तब उन्होंने कौन सा हमें समझा था। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। कहते हुए सिया बेड पर सो गई, और रैना को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए गार्डन में जाने का सोचा। रैना गार्डन में बैठी थी, तभी उसे माधव दिखाई दिया, जो बाहर से आ रहा था। रैना को बैठा देख माधव उसी ओर मुड़ गया। माधव, क्या हुआ, सोई नहीं तुम अभी तक? रैना, नहीं, ऐसे ही बैठ गई। माधव, तुम चिंता मत करो, हम लोग सिया की हर सजा के लिए तैयार हैं, और वैसे भी जो हमने किया है उसके लिए तो सजा भी कम होगी। रैना, सिया का डर नहीं है, पर उसकी हरकतों की वजह से अगर बच्चों के दिमाग में कुछ गलत बैठ गया तो क्या होगा? माधव, तुम चिंता मत करो, इतना तो वह भी ध्यान ही रखेगी, और उसका मकसद सिर्फ हमें परेशान करना है। बच्चों से वह बहुत प्यार करती है। रैना को कुछ ना बोलता हुआ देख माधव फिर से बोला, वैसे सिया ही नहीं, अगर तुम भी कुछ सजा देना चाहो तो दे सकती हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। रैना ने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह अपनी किचन में खाना बना रही थी। उसने आज सभी बच्चों की पसंदीदा चीजें पूछी थी, और वही काफी मेहनत से बना रही थी। जैसे ही अपनी डाइनिंग टेबल पर खाना रखती है, सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। पास्ता, पिज्जा, केक, नूडल्स, चाउमीन और न जाने क्या क्या, सब बच्चों की पसंद के ही बने थे। तभी सिया आकर डाइनिंग टेबल पर बैठी और तीनों बच्चों को खुश होता हुआ देखकर बोलती है कि तुम लोग ये खाओगे? रेहान, यस मम्मा, बड़ी माँ ने बहुत प्यार से बनाया है। सिया, आयु और अनु, तुम भी? जी मौसी, दोनों एक साथ बोली। ओके, फिर पर मैंने तो तुम्हारी पसंद का एक्स्ट्रा चीज सैंडविच ऑर्डर किया था, और देखो आ भी गया है। बोलते हुए सिया एक पार्सल बच्चों के सामने रख देती है, जिसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और पूरा खाना छोड़कर केवल सैंडविच ही खाते हैं, और एक दूसरे के पीछे भागते हुए कमरे में चले जाते हैं। अवनी, सिया तुमने ऐसा क्यों किया? कम से कम बच्चों को तो मुझसे बात करने दो। सिया, आप सब बच्चों को और हमें कितना प्यार करती हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या पता आपने खाने में ही कुछ मिला दिया हो, क्योंकि हमें तो नुकसान पहुंचा नहीं पाई, तो बच्चों को जरिया बना लिया होगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अबनी, सिया तुम पागल हो चुकी हो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि बच्चों को नुकसान पहुंचाऊंगी। आयु और अनु मेरी बेटी हैं, उन्हें तो मैं यश और अक्षत से भी ज्यादा प्यार करूंगी, तो प्लीज ऐसी बातें मत करो। सिया, अच्छा तो ये प्लान है आपका, पहले आयु अनु दोनों को अपने प्यार में पागल करना और फिर उन्हें रास्ते से हटाना, जैसे मेरे साथ किया है ना? अबनी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर हॉल में सभी लोग जमा हो गए, पर कोई भी सिया से कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि अवनी का साथ देने के लिए कोई ठोस वजह भी नहीं थी। इसके बाद सिया अपने रूम में चली गई और अवनी चुपचाप किचन का काम करने लगी। वहीं दूसरी ओर रहना सिया के पास आई और कहा,
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिया, आप उनका पक्ष तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि विशाल और माधव तो केवल एक जरिया थे। सारा प्लान भाभी का ही होता था, तो सबसे पहले पनिशमेंट उन्हें ही मिलेगी। पर उसे तो पनिशमेंट भगवान ने अपने आप ही दे दी पीछे से। विकास ने बोला। क्या हुआ भैया? रैना ने बोला। विकास, तुम्हें तो पता ही है कि अक्षत की क्या हालत है। एक्चुअली अक्षत एक स्पेशल चाइल्ड था। उसे एक सिंड्रोम था जो जेनेटिक था। उसका कोई इलाज नहीं था। अक्षत की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 18 साल ही हो सकती थी। ये बात रैना और सिया अच्छे से जानते थे। तुम्हारे जाने के बाद अवनी फिर से प्रेग्नेंट हुई, पर दुनिया में आने से पहले ही हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया। तब मैंने यश को अवनी को लाकर दिया, पर यह खुशी भी कुछ समय के लिए रही, क्योंकि मेरा व्यवहार अवनी के प्रति बिल्कुल सही नहीं था, जिस कारण यश अवनी से दूर होता चला गया और मैंने इस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब अवनी बिल्कुल अकेली रह गई है, तो तुम ही उसे किसी तरह की सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा है अवनी का शरीर कमजोर होने के कारण मां नहीं बन पाएगी। इस कारण वह सिर्फ बच्चों से लगाव रखती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम उसे सिर्फ बच्चों से प्यार करने दो। उसे सजा देनी है तो किसी और तरह से दे दो। ये सब कहकर विकास वहां से चला गया। रैना और सिया दोनों की आंखों में आंसू थे। सिया दी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, वरना मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। रैना, तुम रहने दो, अभी भाभी से किसी तरह की कोई बात नहीं करना। इससे आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अवनी चुपचाप किचन में खाना बना रही थी। तभी रैना ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया और उसे गले लगाते हुए रोने लगी। उसे रोता देख अवनी भी टूट गई और उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। रैना, भाभी आपने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? अवनी, तुम्हें किसने बताया? रैना, भैया ने। अवनी, मुझे पता है कि ये मुझसे नाराज हैं, पर मेरा ध्यान पूरा रखेंगे। रैना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूं ना। अब यहाँ से जाने से पहले मैं आपकी भैया से नाराजगी दूर करवा दूंगी। अवनी, तुम्हें जाना क्यों है? रैना, भाभी इस बारे में बात अभी नहीं करेंगे, पहले भैया को मनाते हैं। रैना, क्या मैं बच्चों को शॉपिंग पर ले जा सकती हूँ? रैना, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप ले जा सकती हैं। अवनी, पर सिया। रैना, उसे मैं देख लूंगी, आप सभी बच्चों को ले जाइए और इसको भी ले जाइए। उसे मेरी तरफ से कुछ अच्छा सा दिला दीजिए। बाहर खड़ा माधव अवनी और रैना की बातों को सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह सोचने लगा कि मैडम ज्यादा नाराज नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। राना ने अवनी को माफ कर दिया है, पर सिया अभी भी थोड़ा नाराज थी। सिया अपने प्लान को धीरे धीरे ही सही पर शुरू करने लगी थी। उसने विशाल को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया, जैसे कभी उसके खाने में नमक ज्यादा डालकर, कभी मोबाइल को छिपाकर। सिया हमेशा विशाल के नहाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही विशाल नहाने जाता, सिया उसके पीछे से उसके निकाले कपड़े जैसे शर्ट या पैंट में से कुछ भी प्रेस रखकर जला देती। एक दो दिन तो विशाल को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने वही कपड़े बाहर निकाले जो उसे नहीं पहनने होते थे, जिससे सिया कपड़े भी जला देती और विशाल अपनी पसंद के कपड़े पहन लेता। सिया अक्सर विशाल की गाड़ी का टायर की हवा निकाल देती। इससे विशाल को ऑटो में जाना पड़ता। वो रेहान को विशाल से बात नहीं करने देती थी। जब मन चाहा उसे ताने देती थी। कभी कभी विशाल इन सब से बहुत परेशान हो जाता था, पर उसे कैसे भी करके सिया को यकीन दिलाना था कि वह उसे प्यार करता है। वही माधव अपने सपनों की दुनिया में था। वह रैना को ज्यादा परेशान नहीं करता, न ही रैना उसे कुछ कहती। माधव रैना को समय देना चाहता था। वो उसे प्यारी प्यारी बातें करता, उसके साथ ही ऑफिस जाता, उसे शॉपिंग पर लेकर जाता था। ऑफिस से आते वक्त उसे गोलगप्पे खिला देता। उसकी छोटी छोटी सी कोशिशें रैना को खुश कर देती। इसी तरह एक दिन ऑफिस से आते वक्त माधव ने अपनी गाड़ी घर की तरफ से ना घुमाकर दूसरी ओर ले ली। रैना, हम कहीं जा रहे हैं क्या? माधव, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। रैना, पर इतनी रात में बच्चे घर पर अकेले हैं। माधव, उनके साथ माँ पापा भैया भाभी हैं, पर मेरा तुमसे बात करना अभी जरूरी है। रैना, पर हम जा कहाँ रहे हैं? माधव, अभी बताता हूँ। रैना कुछ समय तक चुपचाप बैठी रही और फिर माधव उसे एक प्यारे से होटल में ले गया, जहाँ सब कुछ नेचुरल सा लग रहा था। छोटे छोटे टेंट में खूबसूरत सजावट की गई थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि ये किसी रोमांटिक कपल के लिए परफेक्ट है। पहले तो रैना अंदर जाने से मना करती रही, पर माधव के फोर्स करने पर वो उसके साथ चली गई। माधव ने रैना के लिए चेयर आगे की और उसे बैठने का इशारा किया। वह चुपचाप उस पर बैठ गई। उसके बैठते ही माधव अपनी जगह पर गया
और बोलना शुरू किया, देखो रैना, मैं जानता हूँ जो हमने पास्ट में गलतियाँ की वह भुलाने लायक नहीं है और शायद तुम मुझे माफ़ी नहीं करना चाहो, पर मैं एक बार तुमसे फिर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और वह भी कहना चाहता हूँ, शायद इन सब में मेरी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि उस रात के बाद मेरी सोच बदल गई थी। मैं तुम्हें अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर बात करने से डर रहा था। बस इतनी ही गलती है मेरी। शायद कुछ गलतियां तुमने भी की थी। तुम्हें मुझे अनु और आयु के बारे में बताना चाहिए था। चलो माना कि तुम्हें उस समय नहीं पता था, पर जब तुम्हें पता लगा तभी तुम्हें लौटाना चाहिए था। देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता, पर इन सालों में सिर्फ इतना सीखा है कि चुप रहने से बातें ज्यादा बिगड़ जाती हैं। मैं सिर्फ तुमसे हमारे इस रिश्ते को एक नया मोड़ देने की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अनु और आयु अपने माँ पापा को एक साथ देखे, खुश देखे। इन सालों में उन बच्चों ने जो भी कुछ खोया है वह उन्हें मिले, और शायद जो तुमने और मैंने भी खोया है वह हमें मिले। बीते कुछ दिनों में तुम हमारे साथ रही, पर तुमने कभी भी मुझसे अपनी नाराजगी नहीं बताई, न गुस्सा दिखाया, न ही प्यार। तुम्हारी इतनी उदासीनता देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, या कभी करती ही नहीं होगी। पर मैं आज तुम्हें सिर्फ इतना कहने के लिए यहाँ लाया हूँ कि आई लव यू। उसकी इतनी इमोशनल बातें सुनकर रैना रोने लगी। वह माधव से प्यार करती थी, पर उसे डर था कि कहीं उसकी झूठी उम्मीद उसे फिर से अंधेरे में ना ले जाए, और वो अनु और आयु के साथ खुश रहना चाहती थी। पर अब जैसे ही माधव ने अपने प्यार का इजहार किया, वह अपना इरादा बदल चुकी थी। माधव अपनी बात करके जैसे ही गाड़ी की तरफ जाने को हुआ, उसे रैना ने पीछे से पकड़कर गले से लगा लिया। रैना की यह हरकत देखकर माधव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत ही रैना को और कस के गले से लगा लिया। वह दोनों काफी समय तक ऐसे ही खड़े रहे और शायद पूरी रात खड़े रहते, यदि माधव का फोन ना बजा होता। वहीं दूसरी तरफ विशाल ऑफिस से आया। वह आज पूरी तरह से थक गया था। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि सिया उसे तरह तरह से परेशान भी करती थी और रेहान से उसे बात भी नहीं करने देती थी। साथ ही कभी उसका नाश्ता नहीं हो पाता तो कभी लंच या डिनर। शारीरिक रूप से भी काफी कमजोर हो चुका था। रात में सिया अक्सर उसके रूम का इलेक्ट्रिक स्विच निकाल कर सो जाती थी और कहीं छुपा देती थी। इस वजह से विशाल की नींद भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती थी। वह सिया को कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसने खुद ही उसे सजा देने के लिए हाँ कहा था और वह उसकी हर सजा को चुपचाप सहन कर रहा था। विशाल, माबू आज मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो मैं रात को लेट ही आऊंगा। और मेरी गाड़ी ठीक होकर आ गई है क्या? मिसेस शाह, हाँ बेटा गाड़ी आ गई है, पर तुमने कुछ खाया नहीं। विशाल, नहीं माँ, भूख नहीं है, और वैसे भी क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ खा ही लूंगा। आप चिंता न करें, हो सकता है रात में लेट हो जाऊं या वहीं रुक जाऊं। किचन में खड़ी सिया विशाल को अपनी माँ से बातें करते हुए सुन रही थी। सिया, अच्छा तो जनाब क्लाइंट के साथ बाहर जा रहे हैं, वो भी तो देखूं कि कैसे जाते हैं। आज अगर मैंने ये मीटिंग खराब ना की तो मेरा नाम भी सिया नहीं। अपने मन में किसी खुरापाती आइडिया को सोचकर सिया विशाल की गाड़ी की ओर उसने सोचा कि आज क्यों ना आज विशाल की गाड़ी का बैटरी का तार निकाल दिया जाए, जिससे गाड़ी चलेगी नहीं और विशाल लेट हो जाएगा। इससे क्लाइंट गुस्सा होंगे और ये मीटिंग फ्लॉप हो जाएगी। खुशी खुशी में सिया ने बैटरी की जगह विशाल की गाड़ी के ब्रेक का वायर कट कर दिया था, पर यह बात उसे पता नहीं चली। विशाल थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आया और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। वहीं सिया बेफिक्र होकर अपने रूम में जाकर सो गई। उसे लगा कि शायद विशाल माधव की गाड़ी में चला गया होगा। विशाल की गाड़ी थोड़ी दूर पर चली, फिर अचानक गाड़ी की स्पीड विशाल के कंट्रोल से बाहर होती गई। उसने गाड़ी के ब्रेक को लगाना चाहा, पर ब्रेक नहीं लग पाया और विशाल की गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई, जिससे उसके सर और हाथ पैर पर बहुत चोट आई। आसपास चल रहे गाड़ी में से एक आदमी रुका। उसने एम्बुलेंस को फोन किया और विशाल हॉस्पिटल ले जाया गया। उस आदमी को विशाल के पास से फोन मिला। उसने विशाल के हाथों के अंगूठे की छाप से फोन को खोल लिया और उसमें जो सबसे पहला नंबर था उसे फोन कर दिया। नंबर माधव का था। माधव रैना एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए थे। तभी अचानक माधव का फोन रिंग हुआ, जो विशाल का था। जैसे ही माधव ने विशाल के एक्सीडेंट की खबर सुनी, वह पूरी तरह से डर गया। जैसे तैसे वो और रैना हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक विशाल का इलाज शुरू हो चुका था। माधव ने कुछ देर में रैना से कहा, मैं घर पर फोन कर देता हूँ, माँ और परेशान होंगे। माधव ने घर पर फोन किया तो फोन अवनी ने उठाया। अवनी ने जैसे ही विशाल के एक्सीडेंट की खबर सुनी, उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया।
वहीं मिस्टर और मिसेस शाह दोनों ही रोते हुए सोफे पर बैठ गए। बच्चे उन सबको देखकर बहुत डर गए थे। विकास उन सबको संभाल रहा था। घर में बहुत शोर हो रहा था, जिसे सुनकर नींद में सोई सिया उठ गई। वह नीचे हॉल में आई और जैसे ही उसने विशाल के एक्सीडेंट की खबर सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भागकर विकास के पास गई और कहा, भैया मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी के अभी, विशाल के पास। विकास, देखो सिया, जिद करने का कोई फायदा नहीं है। विशाल की हालत अभी बहुत सीरियस है और मैं तो रैना को भी घर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि तुम सब उसे इस कंडीशन में नहीं देख पाओगे। विकास की बातें सुन सिया और ज्यादा जोर से रोने लगी और घर के बाहर की तरफ भागने लगी। जैसे तैसे उसे अवनी ने पकड़ा, पर वह किसी की बात नहीं सुन रही थी। उसे अब बस विशाल के पास जाना था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसका सब कुछ खत्म होने वाला है। इन दिनों में विशाल ने जितनी शांति और समझदारी के साथ सिया की हरकतों को झेला था, सिया उससे और ज्यादा जुड़ती चली जा रही थी। बस वह उसे मनाना नहीं चाहती थी। अब उसे ये लग रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से वह आज विशाल को हमेशा के लिए खो देगी। विकास ने उसे जैसे तैसे चुप कराया और उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। विकास के साथ ही डॉक्टर विशाल का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन लगभग 3 घंटे तक चला और विशाल को 3 बोतल खून चढ़ने के बाद भी होश नहीं आया। वह बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। जैसे ही सिया ने उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए देखा तो वो बिखर गई। अवनी ने उसे संभाला। ये रात उन सब के लिए बहुत भारी थी और जैसे तैसे रात बीती, पर विशाल को होश नहीं आया था। दिन बीत रहे थे, विशाल ठीक भी होने लगा था। सिया ने उसका ध्यान रखा, पर वो उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। विशाल को लगा कि शायद अब भी वह नाराज है। वहीं सिया सिर्फ इस बात से डरती थी कि उसकी एक गलती विशाल की जान ले सकती थी। इस कारण वो विशाल से नजरें नहीं मिला पा रही थी। डॉक्टर ने 20 दिन के बाद विशाल को घर ले जाने की इजाजत दे दी थी, पर उसे पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया था। इन दिनों में रैना और माधव एक दूसरे के नजदीक आ गए और ये बात घर में सब लोगों ने देखी थी। सब इस बात से खुश थे कि अब ये दोनों अपने बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में रहेंगे। वहीं सिया अभी भी विशाल के सामने जाने से घबरा रही थी। इसी तरह एक दिन जब सिया विशाल को सूप पिला रही थी, तभी विशाल, सिया तुम अभी भी मुझसे नाराज हो ना? देखो, अब इतनी बड़ी सजा तो भगवान ने दे दी है कि मैं पिछले 1 महीने से इस बिस्तर पर पड़ा हूँ, यहाँ से बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ, खाना पीना सबके लिए दूसरों पर निर्भर हूँ। अब इससे भी बड़ी कोई सजा है तो वह भी दे दो, पर प्लीज बात कर लो। मुझे पता है कि तुम इतनी नाराज हो कि उस दिन अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो भी तुम मेरी गलतियां माफ नहीं कर पाती, पर प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद अगर कल को मुझे कुछ भी हो गया तो ये सोचकर मैं मर भी नहीं पाऊंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। विशाल की बातें सुनकर सिया रो पड़ी और उसने विशाल को गले लगा लिया। अचानक से हुए इस हमले का विशाल को जरा भी अंदाजा नहीं था, पर उसने सिया को चुप कराने की पूरी कोशिश की। पर सिया की इस महीने की घबराहट आज पूरी तरह से बाहर निकलने वाली थी। उसने विशाल को और कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज रूम से बाहर जाने लगी, जिसे सुनकर सभी घर वाले विशाल के रूम की तरफ गए और जैसे ही मिस्टर साहा ने सिया को रोते हुए देखा तो उन्होंने विशाल को गलत समझ लिया। मिस्टर साहा, विशाल, सर पर चोट लगने के बाद भी तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई ना? फिर से रुला दिया इस बच्ची को। तुम्हें तो ना मैं इस घर में अब रहने ही नहीं दूंगा। चलो, जैसी भी हालत में हो निकलो यहाँ से अभी के अभी। विशाल, पर पापा। मिस्टर साहा, पर कुछ नहीं, निकलो यहाँ से। तुम्हारी दवाइयों का खर्चा मैं दे दूंगा। कोई कमरा लो और रहो, पर इस घर में मत रहना। विकास और माधव, इसका सामान पैक करो और छोड़ो इसे तुम्हारे मामा के घर। अब से हमेशा के लिए वहीं रहेगा। जैसे सिया ने मिस्टर शाह की बात सुनी, वह जल्दी से विशाल से अलग हो गई और जोर से बोली, नहीं नहीं, इन्हें कहीं नहीं भेजना। अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, मैं ही डर गई थी। क्योंकि सिया अचानक से बोलते बोलते रुकी। तभी रहना, क्या हुआ सिया? कुछ कह रही थी तुम? सिया, हाँ, अभी मुझे इतने टाइम से आप सबको कुछ बात बतानी थी। अवनी, हाँ बोलो ना। सिया, भाभी, उस दिन जो विशाल का एक्सीडेंट हुआ था वह मेरे कारण हुआ था। मैंने ही विशाल की कार की बैटरी का वायर निकालने की कोशिश की थी, पर मुझे नहीं पता था कि कैसे ब्रेक का वायर कट गया। ये कहते हुए सिया और जोर से रोने लगी। उसे रोता देख विशाल ने रैना को इशारा किया और रैना ने ही आकर सिया को गले लगा लिया और विशाल के पास बैठा दिया। विशाल ने उसे पहले चुप कराया और फिर कहा,
कि अच्छा, तो तुम इतनी रो रही हो कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊं, फिर तुम मेरी बैटरी का वायर निकाल देना। उसकी बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी, पर उसने एक नज़र मिस्टर और मिसेस शाह की ओर देखा और अपने कान पकड़ लिए। उसकी इस हरकत को देखकर घर वाले हंसने लगे और सबने उसे कहा कि चलो, हमने तुम्हें माफ़ किया, पर अब तुम विशाल को परेशान नहीं करोगी। उनकी बातें सुनकर सिया हंसने लगी और कहा, अब तो वह उसे और ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि वह उसकी ऑफिशियल वाइफ बनेगी। उसकी बातें सुनकर सब बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे विशाल ठीक होने लगा और रक्षा और सिद्धार्थ के साथ साथ विशाल और सिया की भी शादी हो गई। रेहान ये देखकर बहुत खुश था कि अब उसके पास उसके माँ और पापा दोनों हैं। वहीं आयु और अनु भी माधव और रैना के साथ बहुत खुश थे, पर अब रैना से ज्यादा अवनी से जुड़ने लगे थे और इस कारण अवनी बहुत ही ज्यादा खुश थी। इन सब के उलझे रिश्ते अब पूरी तरह से सुलझ चुके थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।